बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड 11 का पहला वीडियो है। इस वीडियो में आपको जो स्टैंडर्ड 11 का थ्योरी बेस है उसका सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। थ्योरी के जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, बिगिनिंग के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 में अकाउंटिंग क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, तो उसको छोड़ के जो थ्योरी क्वेश्चन है, फिर चैप्टर 7 है जिसमें रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट दिया हुआ है, चैप्टर 8 है जिसमें सोर्स डॉक्यूमेंट की जानकारी है। टोटल चैप्टर का आपको थ्योरी यहाँ पे मिल जाएगा। एक ही प्लेस पे एक ही वीडियो में आपको सारे थ्योरी मिल जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिल जाएंगे, पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्योंकि अकाउंटेंसी में क्या है, हमारा थ्योरी का रोल जो है वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि अकाउंटेंसी के क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, बाकी इलेबोरेट करके लिखना नहीं है बहुत, बस पॉइंट्स अगर आपको याद हैं और आप उसको समझ रहे हैं तो काफ़ी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वीडियो में सारा थ्योरी एक जगह हो जाए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में भी और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी जब भी आपको थ्योरी पार्ट की आवश्यकता हो तो वो एक जगह पे आपको मिल जाए। तो उसको ध्यान से आप देखिए। सबसे पहले कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट हो जाता है। कुछ बच्चे जो ICSE बोर्ड से होते हैं वो तो 9, 10 में थोड़ा पढ़े होते हैं अगर कॉमर्स लिए होते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए नया होता है। तो हम लोग यहाँ ऐसे ही शुरू करेंगे कि जैसे ये एक फ्रेशर बच्चा कैसे पढ़ेगा। तो अकाउंटिंग जो टर्म है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसका एक सिस्टम है, ठीक है। किस चीज़ का प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स देयर ऑफ। मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें सारे जो बिज़नेस से रिलेटेड डिटेल होते हैं उनको अकाउंटिंग किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको फिर क्लासीफाई किया जाता है, मतलब अलग अलग अकाउंट में बांटा जाता है, फिर उसको समरी तैयार किया जाता है ट्रेडिंग PL के फॉर्म में और बैलेंस शीट के फॉर्म में, फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर उसको इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन किया जाता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, और उसके बाद उस डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, तो आप देखोगे कि जब ईयर एंड आता है मार्च के समय में, तो जो इकोनॉमिक न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इकोनॉमिक मैगजीन्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, उसमें अलग अलग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हुए रहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, और पब्लिक को कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपना रिजल्ट बता रहे हैं कि ये मेरे बिजनेस का रिजल्ट है। अब इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं हम लोग, जो कि किसने दिया है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दिया है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ठीक है, क्या आर्ट है, किस चीज़ का आर्ट है, आर्ट है किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। मतलब रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है। वर्ड का सीक्वेंस चेंज नहीं करेंगे, पहले रिकॉर्डिंग होगा, फिर क्लासीफाई होगा, तभी समराइज होगा। ठीक है, कैसे करना है, सिग्निफिकेंट मैनर में। वो मैनर कौन सिखाएगा, हम लोग यहाँ इस चैप्टर में सीखेंगे, इस सब्जेक्ट में सीखेंगे कि कैसे हमको अकाउंटिंग करना है। वो सिग्निफिकेंट मैनर क्या है, कौन से रूल्स रेगुलेशन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी, सारे ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड होंगे, जिसमें मॉनेटरी टर्म नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट, जो भी ट्रांजेक्शन हो या इवेंट हो। इवेंट क्या होता है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन है, सेल हो रहा है तो सेल ट्रांजेक्शन है, तो सेल होना ही इवेंट है। ठीक है, यहाँ इवेंट क्या हो रहा है कि सेल हो रहा है। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जिसका कम से कम पूरा नहीं तो कुछ पार्ट फाइनेंशियल करेक्टर हो, मतलब जिसमें मनी रिलेटेड हो, मॉनेटरी फॉर्म हो। जो ये टर्म्स ऑफ मनी है वही है कि फाइनेंशियल करेक्टर का कुछ उसमें होना चाहिए। एंड अगर फाइनेंशियल करेक्टर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो नहीं रिकॉर्ड होता है। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और वो जो रिजल्ट आएगा उसको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो अकाउंटिंग डेटा को समझ सके। जो पर्सन स्किल्ड होगा, जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज होगा, वही अकाउंटिंग डेटा समझ सकता है। लेकिन जो बिज़नेस के क्रेडिटर्स हैं, बिज़नेस के डेटर्स हैं, ये सारे टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे कि डेटर क्या होते हैं, क्रेडिटर क्या होते हैं। मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हो सकता है उनमें से बहुतों को नहीं पता हो कि अकाउंटिंग क्या होता है। आप उसके सामने जर्नल रख दोगे, उसके सामने लेजर रख दोगे, उसके सामने ट्रायल बैलेंस रख दोगे, जो कि बहुत आप में से भी बहुतों को भी पता नहीं होगा कि कौन सा वर्ड टीचर यूज कर रही है। तो ये सब चीज़ें उनको नहीं समझ आएगी, तो उनके लिए एक समरी तैयार किया जाता है और उस समरी को इंटरप्रेट किया जाता है, मीन्स उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है पैराग्राफ में कि बिज़नेस का परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंटिंग का फंक्शन है। अब है कि अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, या जिसको फीचर्स कहते हैं, फीचर्स क्या हैं। तीनों में से कुछ भी पूछा जाए तो यही होगा। हाँ, तो पहला है फीचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट।
आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन या क्या इवेंट हुआ है। जैसे सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, मान लीजिए हो रहा है परचेज, सामान खरीदा जा रहा है और आपको पता ही नहीं है कि इसको आइडेंटिफाई करना है कि परचेज, आप सोच लिए सेल हो रहा है, तो आप तो गलत पोस्टिंग कर दोगे। सामान बिजनेस में आया है, आप बोलोगे चला गया, सेल का कर दोगे। तो सबसे पहला क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले कि कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा इवेंट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। तब देखा जाता है कि इसमें कितने पैसे का लेन देन हुआ है, क्योंकि अगर पैसे का लेन देन नहीं होगा तो पैसे का लेन देन नहीं होगा तो क्या होगा, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग। जब ये कंफर्म हो जाए कि कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है और उसमें मनी कितना इन्वॉल्व है, तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। तब क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड करने के बाद, रिकॉर्ड करते समय क्या होता है, सारे ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड होते हैं। अब ऐसा तो नहीं करेगा एक बिजनेसमैन ना कि अरे कस्टमर खड़ा है और सेल्स बुक लेके आओ, इसको सेल्स बुक में लिखना है, ये परचेज बुक लेके आओ, परचेज बुक में लिखना है, अरे पेमेंट है पेमेंट। उससे क्या होगा, उसका प्रोसेस डिले होगा दिन भर का। तो सारे ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, पहले एक जगह रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उन सारे ट्रांजैक्शंस को उसके बाद फिर क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। बाद में उसको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ अकाउंट, कि जो सेल से रिलेटेड है सारा को एक जगह लिखो सेल वाले में, जो परचेज से रिलेटेड है परचेज वाले में लिखो। आप देखते होंगे आजकल तो कंप्यूटराइज बिल मिलता है, पहले मैक्सिमम शॉप्स में क्या होता था कि हैंड बिल मिलता था, तो जो प्रिंटेड बिल मिलता था उसके पास एक नोटपैड जैसा होता था जिसमें रिसिप्ट होते थे, वो रिसिप्ट फाड़ता था तो अंदर कार्बन कॉपी मिलता था। तो वो कार्बन कॉपी क्यों रखता था अपने पास, ताकि उसको पता हो कि दिन भर का आज का ये ट्रांजैक्शन है और उसको बाद में वो रिकॉर्ड कर सके और फिर उसको क्लासीफाई कर सके, ठीक है। तो उसके लिए वो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो जो रिसिप्ट है जो कार्बन कॉपी रख रहा है वो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट था। सोर्स डॉक्यूमेंट भी हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे क्या होता है। फिर क्या है, क्लासीफाई होने का समराइज होता है। समराइज कैसे होता है, अब डेली पर डे कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे एक बिजनेसमैन के, और उसके बाद एक महीने में कितने हो जाते होंगे और एक साल में कितने हो जाते होंगे। अगर उसका कोई भी जो बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन है उसके बुक को चेक करना चाहता है और वो साल भर का पर डे का डेटा उसके सामने रख दे कि लीजिए आप इसको देख लीजिए, तो उसको तो कुछ समझ आएगा नहीं और ना किसी के पास उतना समय है। तो उस पूरे डेटा को क्या किया जाता है, पहला रिकॉर्डिंग जब होता है तो जर्नल होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग के समय जर्नल किया जाता है, ये हम लोग प्रैक्टिकल चैप्टर में पहला में सीखेंगे। उसका क्लासिफिकेशन में लेजर किया जाता है और जब समराइज करते हैं हम लोग तो उस समय ट्रायल बैलेंस बनता है और ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनता है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। तो ये सब जो है समरी है। समरी है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें पता चल जाता है कि बिजनेस को प्रॉफिट लॉस कितना हुआ। यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन का डेबिट क्रेडिट मैच होता है कि बैलेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट पता चलता है बिजनेस का, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट और पीएल से नेट प्रॉफिट। और लास्ट में बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखे जाते हैं कि कितना बिजनेस के पास एसेट है और कितना लायबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से ये बिजनेस ट्रांजैक्शन पूरा होता है। तो ये सारा कुछ भी सबको समझ नहीं आता है, ये जो समराइज होता है ये भी सबको समझ नहीं आता है। किसको समझ आएगा, जिसको अकाउंट्स की जानकारी होगी। तो उसके बाद क्या किया जाता है, बिजनेस एनालाइज करती है कि भाई हमें जो ट्रेडिंग पीएल से पता चला प्रॉफिट हुआ तो क्यों प्रॉफिट हुआ, कि कौन से स्टेप्स सही थे, कौन से मेजर्स ठीक थे, या प्रॉफिट और कितना बढ़ाना है उसके लिए क्या करेक्टिव मेजर लेने होंगे, ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं। उस एनालिसिस को करने के बाद इंटरप्रेट किया जाता है कि हाँ बिज़नेस का प्रॉफिट पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, इतना बढ़ रहा है, बिज़नेस ग्रोथ कर रही है। इस तरह से जो भी उसका इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन बनता है वो लिखा जाता है। जब ये इंटरप्रिटेशन हो जाता है तो इस फाइनेंशियल डेटा को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के साथ पब्लिश कर दिया जाता है, इंटरप्रिटेशन के साथ पब्लिक के लिए, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, ठीक है, ताकि जो उससे रिलेटेड पार्टी हैं वो अपना देख लें कि बिज़नेस का ऐसा रिजल्ट है। तो उसी को बोलते हैं कम्युनिकेटिंग। तो कितने प्रोसेस हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग। ये इतने सारे इसके टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये इसके सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। आगे नेक्स्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग करते क्यों हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्या था, पहला प्रोसेस क्या है, रिकॉर्ड करना। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड को ये मेंटेन करता है, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है।
दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये डिटरमाइन करता है प्रॉफिट और लॉस। हम लोग अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने के बाद क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं, समराइज करके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वहाँ हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ बिजनेस को वो पता चलता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कहाँ से पता चलता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से। हालांकि ये हमारा बहुत बाद का चैप्टर है, ट्रेडिंग पीएल हम लोग बनाना सीखते हैं चैप्टर 20-21 में, मगर मैं साथ साथ आपको बताते जा रही हूँ कि आप रिलेट कर सको कि अच्छा ये पार्ट मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है, ये पार्ट मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है। जर्नल चैप्टर 9 में पढ़ना है आपको। ठीक है, लेजर आपका चैप्टर 11 में है किसी बुक में और किसी किसी में 13 में भी है। तो 11-12 में कैश बुक और ये देने के बाद 13 में लेजर मिलता है। कुछ बुक में पहले लेजर मिलता है तब सब्सिडरी बुक मिलता है। इसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस वगैरह ये आपको चैप्टर 20-21 में जाके मिलता है, ये 20 एंड 21 में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। तो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ हम लोग देखते हैं। अब यहाँ क्या है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ मिलता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का दूसरा नाम जो है वो पोजीशन स्टेटमेंट नाम है, क्योंकि पोजीशन बताता है। और ट्रेडिंग पीएल का जो दूसरा नाम है वो इनकम स्टेटमेंट नाम है, क्योंकि ये इनकम और एक्सपेंस दिखाता है, इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट का नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट। 1 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको याद रखना है। फिर क्या है, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है। मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है जानने में कि मैनेजमेंट को किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए ताकि बिजनेस में और प्रॉफिट हो, और कौन से डिसीजन से बचने चाहिए जिनकी वजह से इस साल लॉस हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये जो कम्युनिकेटिंग है यही पॉइंट है यहाँ। ठीक है, जो फीचर में कम्युनिकेटिंग था कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके यूजर्स को, यूजर्स मतलब उससे रिलेटेड पार्टीज जो हैं, कौन कौन बिजनेस से रिलेटेड है, ऑनर रिलेटेड है जो बिज़नेस शुरू किया है। ठीक है, मैनेजमेंट जो बिज़नेस का होता है वो रिलेटेड होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक जिसने लोन दिया है बिज़नेस को, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है बिज़नेस से, सब रिलेटेड पर्सन है। हाँ, एम्प्लॉयज़ हैं, सब जानना चाहता है कि भाई हम जिस फॉर्म में काम कर रहे हैं उसका क्या सिचुएशन है। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। बिजनेस एसेट कैसे प्रोटेक्ट होता है, तो बैलेंस शीट बनाती है, तो बैलेंस शीट में सारे एसेट रिकॉर्डेड रहते हैं। तो अगर कोई एसेट मिसिंग होगा तो उसको खोजा जाएगा कि भाई ये एसेट कहाँ गया, ये तो बैलेंस शीट में था हमारा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है, बिजनेस एसेट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा डिटरमाइनिंग प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फिर फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स और प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। मैंने इसको पॉइंट्स के फॉर्म में इसलिए रखा है ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। इतना भी अगर आप याद कर लेते हैं और जो इसका डील करना है वो आप अपने सेंटेंस में करते हैं तो भी बहुत सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। चूँकि अकाउंटिंग हमारे लिए पहला चैप्टर है, पहला कॉन्सेप्ट है, तो पहला चैप्टर में हम लोग वर्ड बाय वर्ड अच्छे से देख ले रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, फंक्शन है, अकाउंटिंग करता क्या है, फंक्शन मतलब क्या, उसका काम क्या है। तो पहला है मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, है ना। अकाउंटिंग का पहला काम क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीज़ आएगा, क्या क्या आएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि एकदम आपको याद हो जाए। एक आएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा आएगा बैलेंस शीट। ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब 2 चीज़। फिर क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट कैसे मीट करेगा भाई, तो अगर किसी कस्टमर ने, कंज्यूमर ने या किसी भी दूसरे पार्टी ने बिज़नेस के ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने हमारा ठीक से पेमेंट नहीं किया है या वगैरह वगैरह, तो वो क्या कर सकता है, अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अकाउंटिंग का जो डेटा है, उसको कोर्ट में एज अ प्रूफ दिखा सकता है कि देखिए इनके साथ मेरा इतना डील हुआ था, इतना का सामान लिया है हमने और इतना का पेमेंट किया है, हर एक डेट में ट्रांजैक्शन है, इससे रिलेटेड रिसिप्ट भी हमारे पास है जिसमें इनका भी सिग्नेचर है। तो इस तरह से ये लीगल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है अकाउंटिंग। फिर क्या है, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अभी कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, वही पॉइंट है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो उसके यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है, ये भी इसका फंक्शन है, काम है। फिर 5वां फंक्शन क्या है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। कैसे असिस्ट करता है मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि उनके जो प्रायर डिसीजन थे वो सही थे या गलत थे। अगर सही थे तो उनको कैसे अच्छे से और कंटिन्यू किया जाए, गलत थे तो उनको कैसे सुधारा जाए, ये वो हेल्प करता है बिजनेस को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडवांटेजेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फ़ायदा क्या है।
जब इतना अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका कुछ तो बेनिफिट होगा। तो सबसे पहला क्या है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबाउट बिजनेस। बिजनेस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, जब जब वर्ड आएगा हम लोग तब तब रिपीट करेंगे ताकि एकदम आपको याद आ जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पहला क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा क्या, बैलेंस शीट। आप देखोगे कि शुरुआत में केवल आपको लगेगा कि अरे ये क्या नए नए वर्ड हैं, नए नए टर्म है, लेकिन आप बार बार पढ़ोगे तो सेम टॉपिक सेम वर्ड बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो बहुत कुछ तो ऐसे ही वीडियो में ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब ट्रेडिंग पीएल बताता है और बैलेंस शीट बताता है। ट्रेडिंग पीएल से क्या पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, और बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि एसेट कितना है बिजनेस के पास, मतलब प्रॉपर्टी कितना है, एसेट्स, या लायबिलिटी कितना है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है पे करने का, लायबिलिटीज़ कितना है, ये पता चलता है बैलेंस शीट से। फिर क्या है, सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो फंक्शन का 5वां पॉइंट सेम था, हमने क्या पढ़ा फंक्शंस में, कि वो बिज़नेस को असिस्ट करता है डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। क्यों कि बिज़नेस देख पाती है कि पिछले साल क्या डिसीजन लिए और उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आगे कैसे क्या करना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेटिव स्टडी हेल्प करता है। कैसे कंपैरेटिव स्टडी हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है इंट्रा फॉर्म और दूसरा हो सकता है इंटर फॉर्म। तो इंट्रा फॉर्म में क्या होगा कि अपना ही बिजनेस का जो डेटा है, जैसे कि इस साल का जो डेटा है उसको पिछले साल से या पिछले साल से कंपेयर किया जाएगा, तो वो हो गया आपका इंट्रा फॉर्म। अपने ही फॉर्म का डेटा प्रीवियस ईयर से अपना पोजीशन परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा। इंटर फॉर्म क्या है, सिमिलर टाइप के बिजनेस के दूसरे फॉर्म के डेटा, क्योंकि सबके डेटा पब्लिश होते हैं ना, तो दूसरे फॉर्म के डेटा से अपना डेटा को कंपेयर किया जाएगा कि मेरे ही जैसा दूसरा कंपनी या दूसरा फॉर्म कैसा कर रही है और हम लोग कैसा कर रहे हैं, हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं या कहाँ पीछे जा रहे हैं। और इंटर फॉर्म में क्या होता है कि हम अपने ही बिजनेस में पिछले साल से इस साल आगे बढ़े हैं या पीछे गए हैं। ठीक है, तो ये टाइम बेसिस पे कंपैरिजन होता है, और ये क्या है कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में होता है। अब है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हर एक बिजनेस को टैक्स देना है गवर्नमेंट को, टैक्स देना बिजनेस की लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कितना सेटल करना है उसमें ये हेल्प करता है। अगर अकाउंटिंग नहीं रहेगा तो कैसे डिटरमाइन होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है और उस पर कितना टैक्स देना है। और अगर डिटरमाइन कर भी ले अपने से बिजनेसमैन तो गवर्नमेंट कैसे मानेगी, गवर्नमेंट को तो प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ कौन देगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो देंगे। फिर क्या है, फैसिलिटेट्स लोन। अगर बिजनेस को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ी, लोन चाहिए, तो वो जाएगा लोन लेने, तो बैंक को कुछ चाहिए सॉलिड, तो वो बैंक को दिखाएगा कि ये देखिए मेरा ईयर आफ्टर ईयर इस तरह से प्रॉफिट है, मेरा बिज़नेस का इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं, हम आपका लोन चुका देंगे। तो इस तरह से लोन लेने में हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर एविडेंस इन कोर्ट, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इसके फीचर में कि जब भी कोर्ट में ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एविडेंस की तरह प्रेजेंट किया जा सकता है। फिर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस को अगर कभी सेल करना है तो ईजिली सेल हो सकता है अगर बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, क्योंकि ख़रीदने वाला देखेगा बिजनेस का सारा डेटा कैसा है और वो ईजिली उसको ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये सेम पॉइंट आ गया है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप करना है, अगर किसी और पार्टनर को अपने बिजनेस में लाना है, मतलब अकेले बिजनेस करते करते लग रहा थक गए, अब इसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट किया जाएगा, एक दो लोग पार्टनर बन जाएं, तो उस समय क्या होगा, जिन लोगों को हमें लेना है पार्टनरशिप में उनको कन्विंस करना आसान होगा, क्योंकि हमारे पास सारा रिकॉर्डेड डेटा होगा। फिर क्या है, असिस्टेंस इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर बिजनेस कभी इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है, मतलब इंसॉल्वेंट हो जाना मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और पैसा देने के केस में नहीं है, अब बिज़नेस को क्या करना है, बिज़नेस को लायबिलिटीज़ को पे करना है, तो उस समय भी ये एविडेंस की तरफ प्रूव होगा कि हाँ देखिए सच में इंसॉल्वेंट हो गया, इतना लॉस है और इसके पास एसेट बहुत कम है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह हमने एडवांटेज कर लिया। हमने क्या देखा कि मैक्सिमम एडवांटेज में कुछ पॉइंट एट्रीब्यूट से आए हुए हैं और कुछ पॉइंट फंक्शन से आए हुए हैं, तो पढ़ते पढ़ते आगे क्या होगा, सारे टर्म आपको सिमिलर लगेंगे। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग के। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें लिमिटेशंस ना हो। जब अकाउंटिंग के इतने सारे एडवांटेज हैं तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगे ही। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन है हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग जो है ये हिस्टोरिकल है नेचर में। हिस्टोरिकल होने का क्या मतलब हुआ नेचर में, मतलब ये जो भी जर्नल करता है या ट्रांजेक्शन करता है या रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजेक्शन का, वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करता है, मतलब जिस कॉस्ट पे ख़रीदा गया था उस पे करता है। ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब जैसे कि अगर कोई
बिजनेस है और उसने 10,000 रुपीज़ में एक फ़र्नीचर ख़रीदा था, तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी तो उसका 10,000 ही रिकॉर्ड करेगी प्राइस, वो 10,000 ही दिखाएगी उस फर्नीचर का वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसने कितना पे किया था उसके लिए 10,000। लेकिन मार्केट में हो सकता है अभी उसका वैल्यू 20,000 हो या फिर 5,000 हो गया हो, तो वैल्यू मार्केट में बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? वो बढ़ता घटता नहीं, जितना पे किया गया है वही हिस्टोरिकल कॉस्ट है। तो अकाउंटिंग में हिस्टोरिकल कॉस्ट को लिया जाता है, मार्केट प्राइस को नहीं लिया जाता। जिस प्राइस को पे किया गया है वही रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। हमने क्या पढ़ा है? रिकॉर्डिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, बिना मनी वाले नहीं। जैसे क्वालिटी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। अगर एक बिज़नेस को कितना का सेल हुआ है, परचेज हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, इनकम हुआ, वो तो रिकॉर्ड होता है। लेकिन बिज़नेस में कितने एम्प्लॉई ऐसे हैं जो पंक्चुअल हैं, बिज़नेस में कितने एम्प्लॉई हैं जो हार्ड वर्किंग हैं, वो सब कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। क्वालिटेटिव फीचर रिकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ केवल मॉनेटरी टर्म में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। फिर इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग का क्या है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि ये वाला मेथड लिया जाए या ये वाले मेथड लिए जाएँ, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को कोई मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है, किसी को कोई मेथड ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो जिस मेथड को लिया जाता है उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग होता है। तो कुछ पर्सनल जजमेंट्स इसमें आ जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी बिज़नेस को लॉस हुआ है, तो अगर लॉस दिखाना है, पर्सन चाह रहा है कि लॉस दिखाना है, तो उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जाएगा कि लॉस ज़्यादा हाईलाइट हो। किसी को नहीं दिखाना है कि नहीं इतना लॉस हो रहा है, मगर लॉस है तो डिनाई भी नहीं कर सकते, तो लॉस तो दिखाएगा लेकिन साथ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड कर देगा। बट बिजनेस इज टेकिंग मैनी करेक्टिव मेजर्स एंड सून इट विल कवर इट। तो इस तरह से ये क्या करता है? पर्सनल जजमेंट उसमें डाल देता है। फिर क्या है? डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हैं अलग अलग अकाउंटिंग प्रोसीजर हैं, तो कौन सा अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर क्या है? विंडो ड्रेसिंग। क्या है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अगर कोई चीज़ ख़राब पोजीशन में भी है तो उसको अच्छा दिखाना। जैसे हम लोग अपनी खिड़कियों में पर्दे क्यों लगाते हैं कि रोड में जाता हुआ आदमी को क्या दिखाई दे? एक सुंदर सा पर्दा दिखाई दे, लेकिन पर्दा के पीछे जो स्टफ़ है वो नहीं दिखता है ना। तो जो बिज़नेस में जो भी केओस है, जो स्टफ़ है, मतलब बिज़नेस जो स्ट्रगल से गुजर रही है, उसको नहीं शो करके वो क्या दिखाना चाहती है कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया है, ताकि जो लोगों का ट्रस्ट है, जो लोग जुड़े हैं बिज़नेस से, वो ट्रस्ट कम ना हो और वो बिज़नेस में जुड़े हुए रहें, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। एक्चुअली ये लिमिटेशंस बहुत बड़े नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लिमिटेशंस हैं वही उसके फीचर भी तो हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही तो अकाउंटिंग का काम है, वो क्यों रिकॉर्ड करेगा नॉन मॉनेटरी को? इसके बाद फिर जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अगर रिकॉर्ड नहीं करेगा तो ईयर आफ्टर ईयर प्राइस चेंज होगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो लिमिटेशंस है, चूँकि हमें लिमिटेशंस को पॉइंट करना है तो हमने खोजा है कि कहाँ कहाँ है जहाँ पे थोड़ी सी भी लूप है, तो उसको लिया गया है, ठीक है। फिर क्या है? रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है, ठीक है। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला रोल क्या है? पहले ही हमने पढ़ा था क्या? मेंटेनिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। दूसरा क्या है? असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया दोनों पॉइंट, इसलिए छोड़ रही हूँ। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ये भी हमने किया है कि दो तरह के कंपैरेटिव स्टडी होते हैं, इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे काम हैं, इसके रोल हैं, ये सब ये करता है। फिर एविडेंस इन कोर्ट, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब क्या? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू वेरियस यूजर्स। तो सारे रोल्स के देखिए एक भी पॉइंट हमें नए नहीं मिले। यही बेनिफिट है कि बिगिनिंग में जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगता है कि सब कुछ नया नया है, लेकिन आगे जाते जाते पता चलेगा सब पढ़ा हुआ चीज़ ही तो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो रोल हो गया हमारा। अगर आपको कोई भी रोल नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी, एक छोटा सा शॉर्ट बना के उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर क्या है? टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या क्या ब्रांच है अकाउंटिंग के? तो अकाउंटिंग के जो ब्रांच है, पहला ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग पीएल और फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं। जो अभी हम लोग 11 में बुक पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ रहे हैं। फिर है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाया जाता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कहाँ ज़्यादा कॉस्ट हो रहा है, ये सबको ध्यान रखने के लिए। ये ग्रेजुएशन में हम ये बुक पढ़ते हैं। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, जो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल होता है कि मैनेजमेंट अपना रिकॉर्ड करती है कि किस तरह से मैनेजमेंट को इम्प्रूवमेंट किया जाए और प्रॉफिटेबल बिजनेस को बनाया जाए। तो ये भी हमारा ग्रेजुएशन में है। टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स से रिलेटेड अकाउंटिंग करता है कि इनकम टैक्स वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अपना मेंटेन करती है कि कहाँ से कितना टैक्स आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ठीक है।
फिर सोशल अकाउंटिंग होता है कि अभी क्या है, हर एक बिज़नेस को, चूँकि इतना एनवायरमेंटल डिप्लेटेशन हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है बिज़नेस में कि बहुत सारे बिज़नेस केवल अपना प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि सोसाइटी के लिए वो क्या करें। तो हर एक बिज़नेस के लिए कुछ सोशल एथिक्स डिटरमाइन कर दिए गए कि आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। तो बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फुलफ़िल कर रही है, उसके पीछे क्या एक्टिविटी कर रही है, उन सब से रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सोशल अकाउंटिंग में आ जाते हैं। तो हमें लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है, में से पहला पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला थोड़ा और इलेबोरेट होना चाहिए, ये वाला मुझे नहीं समझ आया, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है। किस चीज़ का आर्ट है, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसी को बुक कीपिंग बोलते हैं। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग क्या है, अ प्रोसेस किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शन, हाँ, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज ब्रांच ऑफ नॉलेज है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी ब्रांच ऑफ नॉलेज, मतलब अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि बुक कीपिंग कैसे करना है और अकाउंटिंग कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा एरिया जो है वो किसका है, अकाउंटेंसी का है। सबसे बड़ा एरिया किसका है, अकाउंटेंसी का, क्योंकि ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, सब इसी के अंदर आ रहा है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी बॉडी ऑफ नॉलेज है। अकाउंटेंसी हमें प्रोसेस बताता है कि अकाउंटिंग कैसे किया जाए। अकाउंटेंसी हमें सिखाता है कि अकाउंटिंग कैसे किया जाए, और अकाउंटिंग करने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए, बुक कीपिंग की। जब तक बुक कीपिंग नहीं होगा, जब तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, तब तक उसका अकाउंटिंग नहीं हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, तो सबसे छोटा एरिया किसका है, बुक कीपिंग का, उससे बड़ा अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी तो पूरा ब्रांच ऑफ नॉलेज ही है। अब है क्या, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी को भी बताया जा सकता है। डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है, आप शॉप्स में क्या देखते हैं, कोई भी पर्सन बैठा है, वो सेल कर रहा है सामान, रसीद काट रहा है, तो वही बुक कीपिंग हो रहा है, उसको रिकॉर्ड कर देगा ट्रांजैक्शन को फिर। लेकिन कि इतना सेल हुआ, इतना परचेज हुआ, उसको क्या करना है, परचेज बुक में कितना सामान आया वो लिख देना है, सेल्स बुक में कितना सामान गया वो लिख देना है, बुक कीपिंग हो गया। लेकिन अकाउंटिंग के लिए क्या चाहिए, उसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए, उसको अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, वो एक अकाउंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तब वो अकाउंटिंग का काम कर सकता है। और इन दोनों का जो नॉलेज देता है वो है अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेंसी एक ब्रांच है, एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मतलब हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है, लेकिन हम लोग जो सम्स बनाएंगे वो अकाउंटिंग है, हम प्रोसेस करते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग बुक कीपिंग सीखेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग सीखेंगे। बुक कीपिंग सीखेंगे चैप्टर 9 जर्नल करके, और उसके बाद जब लेजर बनाएंगे तब उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह हमने चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसको कंप्लीट किया है। इसमें आपको सारे जितने अकाउंटिंग के रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो मिल गए हैं। इसको थ्योरी को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके लेके और उसको नोट भी बना सकते हो। सारा बहुत ही प्रिसाइज वे में है, इसलिए प्रिसाइज वे में है क्योंकि अकाउंटेंसी में हमें बहुत थ्योरी नहीं चाहिए डिटेल में, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको नोट्स की तरह या तो तैयार कर लीजिए या अपने पास प्रिंट रख लीजिए, या वीडियो देख के भी आप पढ़ के और अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वो बताऊँगी। वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत ही ईजी तरीके में से बताऊँगी ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।